सबसे पहले आपको ये बता दें कि आंकड़े किस तरह से कल से लेकर अब तक बढ़े हैं। 29,000 के आंकड़े को पार कर गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का ये नंबर। और देश के नक्शे पर अगर आपकी परिस्थिति देखें, 29,435 कुल केसेस हैं, जबकि 934 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि इस बीच 6,869 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और यही स्वस्थ लोग बड़ी उम्मीद इस वक्त इस महामारी के मद्देनजर जगाते भी हैं। राज्यवार स्थिति पर नजर डालें, सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। 8,590 मामले जो है अब तक कुल सामने आ चुके हैं और जिनमें से 369 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में गुजरात आप पहुंचा है। 3,548 केसेस यहां पर रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 162 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली 3,108 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि 54 लोगों की यहां पर मौत हुई है। और ये जो टॉप 3 नंबर है, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इन्हीं 3 स्टेट्स को लेकर सरकार के मन में भी है। आंध्र प्रदेश की स्थिति अगर आप देखें तो 1,183 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 2,168 मामले सामने आए हैं। 110 लोगों ने कोरोना महामारी की वजह से अब तक जान गंवाई है। लेकिन इस बीच 3 मई के बाद क्या होना है, सवाल सबके मन में यही है। एक तरफ ये बढ़ते हुए आंकड़े हैं जो 29,000 को पार कर चुके हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्रियों के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई तो उसमें कुछ राज्यों ने लॉकडाउन पर खुलकर बात रखी, तो कुछ को केंद्र के फैसले का इंतजार है। कुछ राज्यों की ये मांग है कि लोगों को निकालने जैसे मुद्दे पर केंद्र स्पष्ट नीति बनाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में जो सारी बातें की है, मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे देश के लिए वो बहुत अहम है। जो अहम फैसले हुए हैं कि 3 मई के बाद किस तरीके से देश आगे जाएगी, उसके बारे में एक क्लियर जो रूपरेखा जो है वो हमारे सामने आएगी। प्रधानमंत्री जी का सार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यही था कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि आने जाने की स्थिति क्या बन रही है। कुछ राज्य कर रहे हैं, कुछ राज्य नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें जो प्रावधान है पढ़ के उन्होंने बताया कि उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि कोई भी आना जाना नहीं होगा। तो अगर उसमें लिखा है कि कोई भी आना जाना नहीं होगा तो फिर ये आना जाना जो चालू हो रहा है, इसके चलते हमारे ऊपर बात आती है। तो आप उसको स्पष्ट करिए कि आना जाना करेंगे या नहीं करेंगे, ताकि ये बात नहीं आनी चाहिए कि कोई राज्य रोक रहा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी समेकित तौर पर जब उनके पास अब डेटा है तो वो निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि आज भी बातचीत में जो चीज़ें हमें थोड़ी परेशान करती हैं कि प्रवासी मजदूर जो लाखों लाख की संख्या में अलग अलग देश के हिस्से में हैं, वो हमारी प्राथमिकताओं में उस रूप में नहीं आ रहे हैं जिस रूप में उनका अधिकार था एक नागरिक के रूप में। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कई महीनों तक इसका असर देखा जा रहा है, तो ये बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा अगर ये सिलसिला मई जून तक ही जारी रह जाए। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरतते हैं तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इसलिए वो तमाम एहतियात और सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे इस दौर में अगर ये मामला पहुंचता है तो उससे मानवता का बड़ा नुकसान नहीं हो। कोरोना के खिलाफ यूपी सरकार एक्शन में है। पहले कोटा और दूसरे राज्यों से अपने लोगों को निकाला गया और अब यूपी में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक भिजवाया जा रहा है। राज्य के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज तक से बातचीत में कहा कि हरियाणा से सारे मजदूरों को निकाल लिया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। हमारे साथ अवनीश अवस्थी हैं जो कि प्रमुख सचिव गृह हैं। सर, ये बताइए कि क्या ये छात्रों को लेकर नया फैसला है, क्योंकि आप लोग अभी तक कोटा से छात्रों को लेकर के आए थे, मजदूरों को ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश किया कि जहां एक और कोटा में छात्र जो बहुत सारे थे, लगभग 11,500, उन छात्रों को मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम लोग एक एक जनपद लेकर आए, सबका मेडिकल चेकअप कराया और सबको होम क्वारंटाइन में भेजा, बस की व्यवस्था की और राजस्थान सरकार से जो है उस पर विस्तृत रूप से कार्ययोजना के रूप में चरणबद्ध रूप से लाए। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने ही प्रदेश में इलाहाबाद, प्रयाग जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहां पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वहां पर जाना चाह रहे थे घर। मुख्यमंत्री जी तक ये जब बात गई
तो जिलाधिकारी और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सबको निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इन सब छात्रों को भी प्रयाग से अपने अपने जनपदों में, जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो उनको जनपदों में 2 चरणों में भेजा जाए। वहां के जिलाधिकारी आज व्यवस्था कर रहे हैं प्रयाग के, आज शाम को भी, कल भी बच्चों को जो है अपने घरों तक भेजेंगे, सबका मेडिकल टेस्ट कराएंगे, एक एक का डिटेल लेंगे, मोबाइल नंबर्स लेंगे और फिर उसके बाद उनको घर भेजेंगे। ये व्यवस्था वो की जा रही है। तो यूपी सरकार ये इंतजाम कर रही है कि लॉकडाउन में जो छात्र उनके फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार में देखिए मंत्री ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप बल्ली मारान से विधायक और मंत्री इमरान हुसैन के कार्यकर्ताओं के साथ दौरे पर थे और पुलिस ने रोका तो वो भड़क गए। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस और मंत्री के बीच नोकझोंक तक की नौबत आ गई और ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने खड़ा होने दो, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बार बार सर भीड़ लग रही है, बार बार सोशल डिस्टेंस का कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ, कोई सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों का वीडियो वायरल होगा। मत मानो प्यार की भाषा, हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं, आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमियों को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने इतना खड़ा होने दो, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बार बार सर भीड़ लग रही है, बार बार सोशल डिस्टेंस का कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ, कोई सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो पुलिस लगातार ये कहती रह गई कि आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी जरूरी है, लेकिन शायद मंत्री ये बात समझने में नाकामयाब रहे। तस्वीरों में वही दिखाई दे रहा था। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना से ठीक हो चुके जमात के लोगों ने शहर शहर प्लाज्मा डोनेट करने का काम शुरू कर दिया है। मरकज को लेकर जमातियों पर कोरोना फैलाने के संगीन आरोप लगे तो अब वो दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ तक प्लाज्मा दान कर रहे हैं ताकि दूसरे बीमारों का इलाज हो सके। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की तस्वीरें। सरकारों की तरफ से भी अपील की गई कि जो लोग ठीक हुए हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें, तो इससे जो लोग अभी बीमार हैं उन्हें बचाए रखने में मदद मिल सकती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन बड़ी दवा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अभिशाप बन गया है। बंगाल से वेल्लोर इलाज के लिए गए लोगों को इस लॉकडाउन ने बुरी तरह तोड़ दिया। पहले इलाज नहीं मिला, अब किसी तरह लौटे तो बॉर्डर पर रोक दिया गया। कोरोना की जंग में जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन इन मरीजों के लिए आफत बन गई है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर फंसे ये लोग अपने ही राज्य में आने का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन हो गए लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। 35 साल की अरेसा बीबी अपने 18 साल के भाई के साथ 3 दिनों से सड़क पर फंसी हैं। वो इलाज के लिए वेल्लोर गई थीं, लेकिन लॉकडाउन में फंस गईं। महीने भर होटल में बंद रहीं। आखिर में हार कर 1 लाख रुपए में एम्बुलेंस कर 3 राज्यों की सीमा पार कर यहाँ पहुंची, लेकिन अपने ही राज्य में घुसने नहीं दिया जा रहा। কিন্তু এসে আমাদের 3টে স্টেট আমরা পেরিয়ে এলাম, 3টে স্টেটে আমাদেরকে ছাড় দিয়ে দিল, কিন্তু আমাদের নিজের দেশ, আমাদের নিজের রাজ্যে সরকারি আমাদেরকে সবাইকে একসঙ্গে গ্যাদারিং করে 5টা একটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 5টা বন্ধ করে দিয়ে তার সরকারি অফিসার তার 5টাকে অগ্রাহ্য করে তারা আমার দেশেই আমাকে ঢুকতে দিল না। कुछ लोग तो परेशान होकर आपा खो बैठे। प्रशासन की हिकारत उन्हें बेचैन कर रहा है। 3 दिनों से इंतजार कर रही मताली दास कहती हैं कि एसपी ने कहा यहाँ तो मामूली पेट दर्द में भी लोग वेल्लोर चले जाते हैं। वेल्लोर से इलाज से लौटने वाले 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें राज्य की सीमा में आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी हील हुज्जत के बाद प्रशासन ने कुछ लोगों को IIT खड़गपुर में शिफ्ट किया है, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर रवाना किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के समय में भी अपने घर पहुंचने के लिए हर व्यक्ति कोई न कोई प्रयास कर रहा है। कोई हवाई रास्ता ले रहा है तो कोई सड़क का सहारा और कहीं रेल का सहारा, जब तक संभव हो।
लेकिन इन सब के बीच में एक और जहां कोरोना से लड़ाई है तो वहीं समुद्र की गहराई है और इन सब के बीच में अब तो जान पर भी बनाई है। वेस्ट मिदनापुर से शेख जहां अली और कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र आज भी कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें मुंबई का हाल अच्छा नहीं कहा जाएगा और ऐसे में तैयारी 75,000 बेड की हो रही है, लेकिन संक्रमित लोगों का मुकम्मल इलाज कैसे हो, ये चुनौती बना हुआ है। मुंबई वैसे तो कोरोना से करा रही है, उस पर से धारावी झुग्गी की सबसे घनी आबादी कोरोना के लिए और रास्ता आसान बना देती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर मुश्किलें ज्यादा हो गई, कोरोना के केस यूं ही बढ़ते गए तो क्या होगा। त्याच्यासाठी मी फोटो दाखवतोय। अशी आपण गोरेगाव मध्ये जिकडे एक्झिबिशन ग्राउंड आहे तिथे ही तयारी करतो आहोत, केलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला बघताय तुम्ही। त्याच्यानंतर वरळीला सुद्धा आपण करतो आहोत, तिकडे सुद्धा ही तयारी आहे। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने सबसे बड़ी तैयारी कर रखी है। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्थित नेक्सो का एग्जीबिशन सेंटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्वारंटीन सेंटर के रूप में काम करेगा। इसमें एक साथ 1240 लोग क्वारंटीन रह सकेंगे। मुंबई में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से मुंबई में एक ऐसी फैसिलिटी बनाने की कोशिश लगातार की जाती है जहां पर जो लोग हैं क्वारंटाइन में उनको रखा जा सके। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर यानी कि नेस्को ग्राउंड पर मौजूद है और इस पूरे ग्राउंड को अब है पूरी तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी में है बदला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल है और उस पूरे सभी हॉल्स को जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदला जा रहा है। मुंबई की ऐसी और सुविधाओं की शिद्दत से जरूरत है क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि मुंबई को 75,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की प्लानिंग 75,000 तक नए बेड मुहैया कराने की है। इसके लिए तैयारी ये है कि 7 हिल्स अस्पताल में 1500 बेड, BYL नायर अस्पताल में 1000, GT अस्पताल में 200, सेंट जॉर्ज अस्पताल में 500, HBT ट्रॉमा सेंटर में 200, ESIS में 200, नानावती में 100, बॉम्बे अस्पताल में 200, हीरानंदानी अस्पताल में 100, रहेजा में 100, जसलोक में 100 और फोर्टिस में 100 सीटों का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे तसल्ली की बात यह है कि मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या में इस हफ्ते कमी आई है। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां से कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं। बीएमसी ने संक्रमण रोकने के लिए ऐसे इलाकों को सील कर दिया है, यहां से बाहर आने जाने की पाबंदी है। तो कंटेनमेंट जोन की संख्या 1036 से घटकर 805 इसलिए हो गई क्योंकि 231 इलाकों से पिछले 2 हफ्ते में कोई नया केस नहीं आया है। बीएमसी की लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मुंबई के आगे की राह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। सौरभ पख्तानिया, मुंबई आज तक। कोरोना काल में विलन बने जमाती अब देवदूत बन रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे अच्छे आने के बाद हर राज्य में ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा दान करने की अपील की गई और वो खुलकर आगे भी आ रहे हैं। कल दिल्ली के एक प्लाज्मा डोनेशन सेंटर में ऐसे लोग प्लाज्मा दान करने पहुंचे। कोरोना फैलाने के आरोप झेलने वाले तबलीगी जमात के सदस्य अब जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। ये तस्वीर है मुंबई के अब्दुल रहमान की। 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला था और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नैयर अस्पताल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले आए। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। अब्दुल रहमान ही नहीं, उनके जैसे कई जमाती हैं जो कोरोना को हराने के बाद जिंदगी जिंदाबाद कहते हुए प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रहा है। अब करीब हर राज्य इस थेरेपी को तवज्जो दे रहे हैं और ठीक होने वालों से
प्लाज्मा दान देने की अपील कर रहे हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर उनके लिए ब्लड प्लाज्मा फ़ायदेमंद है तो मैं सब खुशी से अपनी जो है ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। कल लखनऊ के KGMU अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। कोरोना पीड़ित इस मरीज को डायबिटीज भी थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्लाज्मा देने के बाद संकेत अच्छे दिख रहे हैं। और उनके आज के मॉर्निंग से वेंटिलेटर के पैरामीटर्स बेटर हुए हैं और लैब की टेस्ट भी कुछ बेहतर दिख रही हैं। तो आरंभिक संकेत आशाजनक हैं और सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीमीटर प्लाज्मा दान कर सकता है, जिसे 2 मरीजों को चढ़ाया जा सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया, उससे हर शख्स हैरान है। रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहे हैं और उनमें कई बेहद घातक हैं। वैसे तो अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिसर्च चिंता बढ़ाने वाली है। दुनिया डरी हुई है। आखिर वो अनदेखा कातिल कैसा है? क्या खतरनाक कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है? क्या ये वायरस शक्ल बदल बदल कर लोगों को शिकार बना रहा है? आखिर कोरोना नाम के उस वायरस के कितने रूप हैं? उस कोरोना का कौन सा रूप कितना खतरनाक है? सवाल बेशुमार हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अभी तक पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के किस रूप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है और दुनिया के किन किन हिस्सों में कौन कौन से रूप संक्रमण फैला रहे हैं। जब से दुनिया में कोरोना संकट गहराया है, तब से हम और आप रोजाना नए नए मेडिकल टर्म से परिचित हुए हैं। कोविड-19 से लेकर क्वारंटीन, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन और न जाने क्या क्या। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग देशों में रिसर्च करने वालों ने दुनिया के सामने नए नए शब्द भी गढ़े हैं और उन्हीं के जरिए पता चल पा रहा है कि कोरोना कितना घातक है। जी हां, तमाम रिसर्च के बीच जिंदगी के 2 दुश्मनों से पाला पड़ा है। उनके नाम हैं L टाइप वायरस और S टाइप वायरस। वैसे मेडिकल टर्म में इन्हें L स्ट्रेन और S स्ट्रेन नाम दिया जा रहा है। ये नाम सुनने में जितने सहज सरल हैं, हकीकत में उतने ही घातक। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये L टाइप वायरस और S टाइप वायरस हैं क्या। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला कोरोना लगातार अपने रूप में भी बदलाव कर रहा है। L टाइप वायरस और S टाइप वायरस भी उसी कोरोना के 2 रूप हैं। वैज्ञानिक कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर लगातार शोध में जुटे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक L टाइप वायरस और S टाइप वायरस हिंदुस्तान में कहर बरपा रहे हैं और इन दोनों में L टाइप वायरस तो कोरोना ग्राफ को बेहद तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। नंबर्स कम है आपके 10-20, इससे आप कोई ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा और हमको नंबर चाहिए और इसका और जीनोम सीक्वेंस कई स्ट्रेन का, कई आइसोलेट का चाहिए, जिससे कि हम एक कंफर्म चीज़ में कंफर्म तरह से बता सकते हैं कि ये वायरस, ये आइसोलेट ज़्यादा खतरनाक है कि नहीं। दुनिया के किन हिस्सों में किस रूप से खतरा है, ये तो अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन भारत के 2 बड़े शहर जिनकी हालत बेहद चिंताजनक है, उन जगहों पर L स्ट्रेन वायरस प्रकोप बनकर टूटा है। हिंदुस्तान के वे 2 शहर हैं, अहमदाबाद और इंदौर। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना के ही एक घातक L स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं।
उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जो इतनी तेजी से अब तक बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। जिस रफ्तार से कोरोना नाम का ये घातक दुश्मन जान ले रहा है और लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है, उसके पीछे उसी एल टाइप वायरस को मुख्य वजह माना जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2200 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 110 के करीब है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1180 के पार जा पहुंचा है, जबकि मौत का आंकड़ा 60 के करीब है। बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन है, एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज़्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। कोरोना के खतरनाक आंकड़ों के लिए उसी एल टाइप या एल स्ट्रेन वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये रूप बेहद खतरनाक है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में मुख्य तौर पर क्या फर्क है और इन दोनों का क्या कनेक्शन है। गुजरात और मध्य प्रदेश में एल स्ट्रेन ने कहर बरपाया है। तो केरल में एस स्ट्रेन का असर दिख रहा है। मतलब एस स्ट्रेन की तुलना में एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है। तभी तो केरल में कोरोना मीटर की रफ्तार देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है। सवाल है कि आखिर एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की मिस्ट्री क्या है और ये कहां से आए। तो आपको बताते हैं इनकी असलियत। कुछ शोधकर्ताओं के दावे हैं कि एस स्ट्रेन पहले आया, फिर एल स्ट्रेन अस्तित्व में आया, लेकिन इन दोनों में एल स्ट्रेन सबसे घातक है। इसके फैलने की रफ्तार भी काफी तेज है। किसी तरीके से अगर हम इस वायरस की जो एक सिंगल एक सांप की तरह है जिसके चारों तरफ फैट की लेयर है, अगर फैट को डिसॉल्व कर दे, चाहे हीट से 60 डिग्री हीट के अंदर में, चाहे अवन से, चाहे हम इसको डिसॉल्व कर दें साबुन से, चाहे इसको हम डिसॉल्व कर दें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, तो ये फैट डिसॉल्व हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए नंगा हो जाएगा और वायरस मर जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि वायरस का एल टाइप चीन के वुहान में मिले वायरस जैसा है, यानी इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना संकट का कनेक्शन वुहान से है। गुजरात में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस टाइप बताया जा रहा है। दरअसल ये एल स्ट्रेन वायरस टाइप एस स्ट्रेन वायरस टाइप से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये वही वायरस है जिसने वुहान में कोहराम मचाया था। माना जा रहा है कि ये वायरस इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से लोगों को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है, साथ ही जो लोग अस्पताल में हैं उनकी मौत भी इसी की वजह से हो रही है। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की असलियत। दरअसल ये कहानी शुरू होती है वुहान से। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं से ये पता चला कि कोरोना के 3 स्ट्रेन होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ स्ट्रेन ऐसे भी हैं जिनकी ताकत का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान का आधार था देश में अलग अलग मरीजों में अलग बदलाव वाले कोरोना वायरस की मौजूदगी। जैसे जयपुर में जो संक्रमित मिले, इटली के नागरिकों में चेक गणराज्य, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, शंघाई और आयरलैंड में फैले वायरस के जैसी समानता दिखी।
जबकि दिल्ली के मरीज के संपर्क में आए आगरा के मरीजों में मिलने वाले संक्रमण का स्ट्रेन नीदरलैंड, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसा था। इस बीच वैज्ञानिकों को भारतीय मरीज में वायरस का 5वां बदलाव भी देखने को मिला। भारतीय मरीजों में अब तक 17 से भी ज्यादा देशों के वायरस मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय मरीजों में अब तक मिलने वाले वायरस किसी एक देश के वायरस जैसे नहीं हैं। केरल में एस वायरस ने तबाही मचाई, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस लगातार मौत की तादाद बढ़ाने का काम कर रहा है। शुरुआती रिसर्च बताती है कि एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस इस स्ट्रेन वाले एस स्ट्रेन वाले वायरस के मुकाबले ज्यादा जानलेवा माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कोरोना के एल टाइप और एस टाइप वायरस में क्या क्या फर्क है। एल स्ट्रेन वायरस से पीड़ितों की रिकवरी का अनुपात काफी कम है, वहीं एस स्ट्रेन में रिकवरी की गुंजाइश ज्यादा है। एल स्ट्रेन किडनी, कैंसर, हार्ट जैसी गंभीर मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एस स्ट्रेन उतना घातक नहीं है। एल स्ट्रेन के पीड़ित कुछ मरीज 30 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि एस टाइप वाले मरीज जल्द ठीक होते हैं। अहमदाबाद की नियोमी शाह भी उन कोरोना पीड़ित में शामिल हैं जो 30 दिन तक जिंदगी मौत से जूझती रहीं। 30 दिन के बाद उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो अपने घर लौट पाईं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोरोना जैसे घातक दुश्मन का सच सामने आता जा रहा है। वैज्ञानिक भी पूरी शिद्दत से रहस्य का पर्दा उठाने में जुटे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वायरस का एक एक सच जल्द सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। चीन के शहर वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे धन कुबेर की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह हिल गई है। महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका ने चीन पर $20 ट्रिलियन के हर्जाने का मुकदमा किया है। कुछ और देशों ने भी दावा किया है। कोरोना की महामारी ने एशिया से यूरोप और अमेरिका तक मौत का ऐसा तांडव मचाया कि लाशों के ढेर लग गए। अमेरिका अपने 55,000 नागरिकों की मौत पर तिल मिलाया हुआ है। चीन के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग उगल रहे हैं। ट्रंप रह रहकर चीन को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये गलती है तो इसकी सजा चीन को बराबर मिलेगी। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. वहीं अपने लगभग 23,000 लोगों को गंवाने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन पर चीजों को छिपाने का आरोप लगाया। ये कहना बेवकूफी होगी कि इससे अच्छी तरह निपटे। ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। दरअसल चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना की महामारी को पहले छिपाया, फिर मौत के आंकड़ों को दबाया और जब पूरी दुनिया में ये महामारी फैलने लगी तब जाकर उसका बयान आया। इसके अलावा वायरस के पैदा होने को लेकर भी चीन कई देशों के निशाने पर है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने ही एक राज्य की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। मिसौरी की एक अदालत के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट ने चीन की सरकार, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और कई संबंधित अधिकारियों समेत संस्थानों को इस मुकदमे में पार्टी बनाया है। वहीं चीन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा अमेरिका में दर्ज किया गया। We're talking to China. We spoke to them a long time ago about going in. We want to go in. We want to see what's going on. And we weren't exactly invited, I can tell you that. अमेरिकी सांसद लैरी क्लेमन और उनके संगठन फ्रीडम वॉच ने टेक्सास की कंपनी बज फोटोज के साथ मिलकर चीन के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा ठोका है। इस मुकदमे में चीन की सरकार, चीन की सेना, वुहान में चीन की लेबोरेटरी और उसे चलाने वालों को पार्टी बनाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन के संगठन ग्लोबल सॉलिडेरिटी ने चीन पर कोरोना वायरस को छिपाने के लिए $6.5 ट्रिलियन का मुकदमा किया है। जर्मनी भी पीछे नहीं है। करीब 6,000 लोगों को गंवाने वाले जर्मनी ने चीन को कोरोना से हर्जाने का 130 बिलियन पाउंड का बिल भेज दिया है।
आरोप है कि 14 जनवरी को ये पता चल गया था कि चीन का वुहान शहर ही कोरोना का एपिसेंटर है, लेकिन चीन ने 6 दिनों तक इस बीमारी को छुपा कर रखा। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया, लेकिन 14 जनवरी को ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे और उन 6 दिनों में 3000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन चुके थे। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों को इसका पता होने के बावजूद उसी दौरान वुहान में एक आलीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि ल्यूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। अगर 14 जनवरी को ही इसका पता चल जाता तो आज दुनिया में लाखों लोगों पर मौत गिद्ध बनकर नहीं मंडराती। इटली से लेकर फ्रांस और स्पेन तक तमाम देश अपने नागरिकों की लाशों पर बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जब वुहान से निकलकर कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को डसने लगा, तब 23 फरवरी को राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था, चीन बनने के बाद से ये महामारी सबसे तेजी से फैलने वाली, सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली और नियंत्रण में करने में सबसे मुश्किल पेश आने वाली है। इसके बावजूद चीन अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी काम करता रहेगा। चीन को अपने आर्थिक उद्देश्यों की चिंता थी, जबकि उसका एक वायरस तिल तिल कर पूरी दुनिया में लोगों को मारता जा रहा था। और अब जब दुनिया हिसाब मांग रही है तो चीन ने फिर से चुप्पी साध ली है। आज तक ब्यूरो।